अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, फाइनली आई एम बैक विथ गोल्ड डेप्थ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। गोल्ड को अभी मैं जो है वो समझ लेके डेप्थ एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा। मैं रीड कर रहा था मार्केट, और मैं आपको पता है कि एक लंबी ब्रेक के बाद मार्केट के अंदर आया हूँ। रीड कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि पीछे क्या हुआ और क्या हो सकता है। और गोल्ड का आपको पता है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट और बड़ा तगड़ा एक मूव हुआ। अब गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहते हैं, टेक्निकल हमें क्या कह रहे हैं, हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले तो छोड़ दें जेपीवाई की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है। और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर आई डोंट नो कि अब उन्होंने क्या करना है, बट मुझे लगता है वो सस्टेन करेंगे रेट को। जब तक वो अपना रेट कट नहीं करते, मुझे नहीं लगता, सॉरी रेट बढ़ाते नहीं है इंटरेस्ट का, मुझे नहीं लगता कि हमें जीबीपी जेपीवाई के अंदर घुसना चाहिए। हाँ, अगर वो इंटरेस्ट रेट को, जो कि इस बार आपको नेक्स्ट जो है वो एनालिसिस के अंदर थोड़ा वाजिया होगा कि अब क्या करना उन्होंने, क्योंकि वो एक मेंटेन रख रहे हैं। ठीक है, उससे डिवैल्यू तो हो रही है करेंसी, बट जो जीबीपी जेपीवाई वाले पेयर्स हैं वो काफी ज्यादा बाय जा रहे हैं। और मजीद मैं आपको बताता हूँ कि मजीद भी बाय जा सकता है, उसके उसके लिए मेरे पास रीजंस हैं। बाकी मार्केट क्या करती है, हमने तो बात करना है डाटा के ऊपर। अगर जापानीज येन जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट सस्टेन यही रखते हैं, इसको बढ़ाते नहीं है, माइनस में ही रखते हैं, तो ये बाय के लिए, बायर्स के लिए ये मार्केट खुली रहेगी, सेलर्स जो है वो फंसेंगे इसके अंदर। उसके बाद क्योंकि हाँ, अगर पाउंड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, फिर ये है कि जो है वो आप कह लें ये कम करता है, तो फिर मार्केट मजीद अगर बढ़ाता है तो जाहिर है जीबीपी मजीद स्ट्रांग होगा और बाय जाएगी। अगर कम करता है, कट करते हैं रेट को, तो वो सेल जाएगा। तो ये एक पोजीशन बनती है। बाकी इसके ऊपर देखते हैं कि फर्दर क्या होगा। भी अवॉइड करें। ऑस्ट्रेलियन डॉलर का कैश रेट है वो मेंटेन कर रहे हैं, उसको वही 4.35 ही कर रख रहे हैं जो फॉरकास्ट है। तो फॉरकास्ट की अगर बात करें, तो जब इंटरेस्ट रेट बिल्कुल आप वहीं पे रखेंगे, तो एज सच कोई बड़ा कोई मेजर न्यू जो है वो इवेंट नहीं होगा, कोई मेजर आप समझ लें कि मूवमेंट नहीं होगी। बस ये कि मूवमेंट होगी, बट नॉट मेजर, आप उसको मेजर नहीं कह सकते। फिर रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, डेफिनेटली वो तो होगी, अगर स्टेटमेंट है या कैश रेट अगर उन्होंने अनाउंस करना है। फिर जापानीज बैंक ऑफ जापान की कॉन्फ्रेंस है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। जीबीबी जेबी वाले वाई वाले पेज, इसको फॉलो कीजिएगा, गूगल वगैरह कर लीजिएगा, वहां पे आपको काफी ज्यादा पास मिल जाएंगे। इस पे भी वैसे बात होनी चाहिए कि कौन सी न्यूज किस पे पढ़नी चाहिए, और कैसे डेप्थ एनालिसिस कैसे करते हैं, डिफरेंट आपको साइट्स के ऊपर जाके एनालिसिस कैसे पढ़ने हैं, और एक आइडिया कैसे तरतीब देना है अपना। लेकिन यह है कि जब तक मैं हूं तो मैं अपना एक आइडिया आपके लिए, जो एनालिसिस अवेलेबल होंगे उसके ऊपर आइडिया देता रहूंगा, पास से नहीं दूंगा। अच्छा जी। अच्छा, फिर है कैनेडियन डॉलर की मीडियन सीपीआई, जिसके अंदर इंक्रीज आपको नजर आ रहा होगा कि कैडियन कैंडियन कैनेडियन सीपीआई के अंदर, कैड की जो सीपीआई है इसके अंदर इंक्रीज है, यानी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी। विच इज गुड फॉर करेंसी, क्योंकि इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाने के चांसेस होते हैं। तो सीपीआई अगर बढ़ रही है तो ये करेंसी के लिए पॉजिटिव है। मीडियन सीपीआई न्यूट्रल, ट्रिम्ड सीपीआई न्यूट्रल, तो एक ही न्यूज है, वो भी पॉजिटिव है कैनेडियन डॉलर के लिए। अच्छा, फिर बैंक ऑफ जापान का हॉलीडे है, ठीक है, कमजोरी होना है इसने हॉलीडे के अंदर। अच्छा, उसके बाद 12 बजे जीबीपी की ईयरली सालाना इन्फ्लेशन रिपोर्ट है, सीपीआई रिपोर्ट है, जो कि 4.0 से 3.5 है, यानी उनकी इकोनॉमी के अंदर बेहतरी आई है, महंगाई में कमी हुई है। तो अब मुझे लगता है कि वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि वो कोशिश करेंगे इंटरेस्ट रेट को कम करें, अगर उनका टारगेट अचीव हो गया। ऐसा मुझे याद नहीं है कि उन्होंने अपना इन्फ्लेशन का टारगेट क्या रखा हुआ है, जैसे अमेरिका ने 2% रखा हुआ है और अब थोड़ा रेज करके 2.5% कर दिया, बट 4 से 3.5 आ गया। तो इंटरेस्ट रेट वो या तो सस्टेन करेंगे, उतना ही रखेंगे ताकि मजीद इसको कम किया जाए, या कम कर सकते हैं अगर उनका टारगेट हो गया। तो वो आगे न्यूज है, उसमें पढ़ते हैं कि क्या वो करने का सोच रहे हैं। उसके बाद है फेडरल फंड्स रेट, एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12 बजे से लेके
पूरा यानी कि समझ ले कि दिन मार्केट का हाई वोलेटाइल गुजरेगा फंड रेट में, यानी इंटरेस्ट रेट में, जिसमें उन्होंने हर बार ये बोला कि हम 3 कट करेंगे, 2024 में 6 कट कर देंगे, ये कर देंगे। दिसंबर से हम यही रिपोर्ट कर रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं। और अब भी मैंने जो डाटा कंपाइल किया है, देखा है, उसमें मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहे। फेड की जो उनकी थी 2% की जो इन्फ्लेशन थी, रेट था कि उस पे हम जाएंगे, वो अचीव नहीं हुआ, वो 3.2 पे है। और वो में भी उन्होंने भी इन्फ्लेशन का भी बढ़ाया कि यार 2% बहुत मुश्किल है, 2.53% करेंगे। सो फंड्स रेट फिलहाल मुझे ऐसा एनालिसिस के अंदर डिफरेंट पढ़ने में लगा कि नहीं हो रहा। ठीक है। ऑलरेडी डॉलर उस तरीके से ये बयानबाजी की वजह से गोल्ड जरूर ऊपर गया है, डॉलर उस तरीके से नीचे नहीं गया जिस तरीके से गोल्ड ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग तगड़ा सा बुलिश मूव दिया पूरा। डॉलर मैं देख रहा था कि उस तरीके से गिरा नहीं है। सो ओवरऑल क्योंकि ये जो न्यूज है ना, इसने फाइनल कर देना कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अभी भी पिछली बार भी उन्होंने कहा गोल्ड फिर बाय किया। पिछली बार भी यही था कि वो कह रहे थे इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे, कट लगाएंगे। कट लगाओगे तो भाई फिर लोग डॉलर से पैसा निकालेंगे, गोल्ड में लगाएंगे, स्टॉक में लगाएंगे। सो थिंग इज कि ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट एनालिसिस को कंपाइल किया डिफरेंट डिफरेंट वो साइट्स और डिफरेंट एक्सपर्ट्स को, कि नहीं कट हो रहा। और ये एक फाइनल, यानी अभी वेट करें, ये एक फाइनल समझ लें कि पूरा जो साल है सुकून से गुजरेगा। एक मैं आपको टिप देना चाहता हूँ, और वो टिप ये है कि गोल्ड को आप बेशक अगर आप लॉन्ग टर्म सेलिंग में बैठे भी हुए हैं टॉप से, तो गुड, अच्छी बात है, एक प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग गोल्ड को बाइंग करेंगे। यानी अब गोल्ड का एक सेलिंग एक मूव आना है, डेफिनेटली आप सबको पता है कब आना है, इसको हम रीड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझने की। बट उस सेल मूव के बाद हमें नेक्स्ट बाइंग के अंदर बैठना है, एक अच्छे की पॉइंट के ऊपर, किसी अच्छी डिमांड के ऊपर, किसी अच्छी सपोर्ट के ऊपर, किसी अच्छे लेवल के ऊपर। ठीक है। तो फेडरल फंड्स रेट में मुझे नहीं लगता कि वो कट कर रहे हैं, कट लगा रहे हैं, विच इज गुड। बढ़ा भी नहीं दे, लेकिन कोशिश करेंगे वो सस्टेन करेंगे इसी को इधर ही। फिर है एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस। अब इसमें वो इकोनॉमी की नेक्स्ट ये सारी जो बयानबाजी है इसी के अंदर ही तो करते हैं वो। तो ये पढ़िएगा, ये आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, फेसबुक उसके ऊपर गूगल पे करके देखें कि क्या कह रहा है वो। ठीक है। आपको वैसे अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे तो आराम सुकून से पढ़ लें, लेकिन आप जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये इकोनॉमिक प्रोजेक्शन का टाइम है में, उसके बाद या उस टाइम पे आप थोड़ा सा इसको गूगल करके पढ़ सकते हैं कि क्या अब क्या बयानबाजी चल रही है। डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के, वो डिफरेंट डिफरेंट बयानबाजी करते हैं। अब चेयरमैन क्या कह रहा है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एफओएमसी स्टेटमेंट है, फिर स्टेटमेंट जारी होगी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें सवाल जवाब होंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बात होगी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन की, बात होगी कि नेक्स्ट इन्फ्लेशन टारगेट क्या है, जीडीपी का टारगेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को टैकल कैसे करना है, यानी सारी चीजें इसके अंदर काफी सारा मीन्स के आपको समझाने का मकसद है, ढेर सारी चीजें। और मुझे ऐसा फील हो रहा है एनालिसिस के अकॉर्डिंग, फील से मुराद ये कि जो एनालिसिस पढ़े हैं कि ये फाइनल है। अब इन्वेस्टर्स को एक आइडिया हो जाना है कि यार इंटरेस्ट रेट कट होगा तो देखी जाएगी। फिलहाल जो मार्केट है वो नॉर्मल चलेगी, और मार्केट का जो बिहेवियर है वो एक चेंज हो जाएगा। अब तो एक अनसर्टेन बिहेवियर था ना, कि सेल ट्रेंड में एकदम बाय ट्रेंड बन रहा था, बाय में एकदम रिवर्सल सेल ट्रेंड। तो अब ये है कि अब जो इन्वेस्टर है उसको समझ आ जाएगी कि यार ये ड्रामा था, कोई इंटरेस्ट रेट कट शट कोई नहीं होना। और चुप करके क्योंकि ये कह रहे थे एट एनी कॉस्ट हम कट करेंगे, कट होगा बट फिलहाल नहीं हो रहा, मे बी मार्च या तो जून जुलाई में जाके कट हो। बट उसमें भी 3 महीने है, तो 3 महीने का जो क्वार्टर है ये अच्छा गुजर सकता है, उसके बाद फिर अगेन देखा जाएगा कि क्या होगा। बट एक क्लियर हो जाएगा। फिर है उसके बाद है जी जीडीपी के क्वार्टर रिपोर्ट है, जो कि पॉजिटिव के अंदर है, न्यूजीलैंड डॉलर की। गुड फॉर करेंसी, एम्प्लॉयमेंट चेंज है जी, गुड फॉर करेंसी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 0.1% की ये समझ लें कि एक स्लाइटली बुलिश न्यूज है, स्लाइटली थोड़ी। यूरो के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता है, यूरो के पेयर्स बड़े इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आंखों का तारा बने रहेंगे। इंट्राडे ट्रेडर्स जितने भी हैं इनको चाहिए कि यूरो के ऊपर जो है वो ट्रेडिंग
तमाम इंट्राडे जो ट्रेडर्स हैं उनको चाहिए कि यूरो के ऊपर ट्रेडिंग जो है वो करें और पाउंड यूरो को ऐड करें। डॉलर भी हो सकता है इंट्राडे के तौर के ऊपर, बट डॉलर के अंदर मैं कहूंगा कि एफओएमसी की बात आप कर सकते हो। अब मेरा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या मौकफ है या क्या मोटो क्या नजर आ रहा है, उसके ऊपर भी मैं बड़ी गुफ्तगू करना चाहूंगा, बड़ी तसल्ली के साथ गुफ्तगू करना चाहूंगा। मुझे एक मिनट जरा ये सारे फंडामेंटल्स को निपटाने दे। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ग्रोथ रेट आप कह रहे हैं इसको 4.47.4.3 यानी 2% का 0.2% का इजाफा विच इज गुड फॉर करेंसी। 0.4% का सर्विसेज सेक्टर के अंदर विच इज गुड फॉर करेंसी, यानी ये दो न्यूज़ यूरो की पॉजिटिव है। फिर है जी CHF की न्यूज़ यानी स्विस फ्रैंक की SNB मॉनेटरी पॉलिसी असेसमेंट और SNB पॉलिसी रेट जो कि सेम रहेगा, यानी करेंसी के अंदर कोई बड़ा मूव नहीं देखने को मिलेगा। जाहिर है अगर इंटरेस्ट रेट सेम मिलेगा तो फिर हम मूव नहीं बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते या एक आइडिया लगा सकते हैं। फिर अगली है जर्मन मैन्युफैक्चरिंग PMI विच इज अ पॉजिटिव रिपोर्ट। पॉजिटिव डाटा है आपके सामने 4.2.5 से 4.31, जो कि अच्छा पॉजिटिव डाटा है। उसके बाद जर्मन फ्लैश सर्विसेज यानी सर्विसेज सेक्टर के अंदर भी डाटा जो है वो पॉजिटिव है। और फिर उसके बाद SNB प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को छोड़ दें, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर वो प्रोजेक्शन वगैरह देंगे, नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट कब कट करना है, बढ़ाना कब है। अगर आप स्विस फ्रैंक के पेयर को फॉलो करते हो, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ पेयर फिक्स करो। अगर डॉलर ट्रेड करना है ना, फिर डॉलर तो देखना ही देखना है, बट उसके अलावा जो छोटे पेयर्स है, CHF है, कैड है, NZD है, JPY है, अगर इनको फॉलो करना है तो फिर इनकी पूरी फंडामेंटल न्यूज को फॉलो करना पड़ता है। इनको पूरा फंडामेंटली टेक्निकली बड़ा टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम, वॉल्यूम, फाइबो, सप्लाई एंड डिमांड लेवल, सब इसका निकाल के रखना आपने। उसके बाद जनाब ये भी 4.47.5 से 47.9 है। फ्लैश सर्विसेज PMI 53 पॉइंट, यानी कि तकरीबन अ, एक जो न्यूज़ है, बल्कि ये पाउंड आगे शुरू हो गया, यूरो खत्म हो गया, यूरो ओवरऑल पॉजिटिव है। पाउंड में एक न्यूज़ पॉजिटिव है और एक जो है वो एक न्यूज़ बिल्कुल न्यूट्रल है। सर्विसेज सेक्टर के अंदर ग्रोथ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है तो स्लाइटली पॉजिटिव। अब है मॉनेटरी पॉलिसी और MPC ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स। ये जो रेट वोट्स है ना, ये होता है कि जो मेंबर है ना, ठीक है, स्टेट इस कमेटी के आप कह लें या बैंक के, उन्होंने वोट करना होता है। ठीक है, टोटल है 9 मेंबर्स। 9 मेंबर्स ने ये वोट करना है कि इंटरेस्ट रेट को सस्टेन करना है, यहीं पे रखना है, कम करना है, बढ़ाना है, क्या करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिछले महीने था 2, 1, 6, 2, 1, 6, इस बार है 0, 1, 8। ये जो दो था ना, ये कह रहे थे कि कम करो। ये जो बीच में एक था ये कह रहा था बढ़ाओ। ये जो 6 कह रहे थे वो कह रहे थे यहीं पे रोको। इस महीने 8 बंदे कह रहे हैं, ये जो प्रोजेक्शन है, जो डाटा है हमारे पास, उसमें 8 बंदे कह रहे हैं कि होल्ड करो, एक बंदा कह रहा है कि बढ़ाओ। तो एक बंदा जो है वो, तो 8 बंदे, जो मैंने ऊपर बात की थी कि या तो पाउंड का सिनेरियो होगा, जब मैंने CPI की न्यूज पढ़ी तो वो ये वाला सिनेरियो आपको समझा रहा था। और इंटरेस्ट रेट ये तकरीबन फॉरेक्स फैक्ट्री की प्रोजेक्शन ये है कि सस्टेन उतना ही 5.25 ही रहेगा। जाहिर है वोट अगर 8 पड़ जाते हैं कि मेंटेन करो तो फिर वो नहीं बढ़ा सकते। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, डॉलर की न्यूज विच इज अ नेगेटिव न्यूज फॉर डॉलर। डॉलर के लिए नेगेटिव न्यूज है अगेन। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, इसको भी मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा। तो डॉलर के लिए ये जो न्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, फ्लैश सर्विसेज PMI, ये नेगेटिव है। डॉलर का ओवरऑल अगर आप देखो ना, एक होता है जैसे हम डायरेक्शन लेते हैं कि यार ये पेयर आप ट्रेड कर लो, तो वो डायरेक्शन नहीं मिल रही है। हाँ, ये जो FMC है ना, उसके बाद अगर हम इस न्यूज को पढ़ेंगे तो शायद किसी और नजर से देखेंगे। अगर हम इसको फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI को, सर्विसेज PMI को, तो ये भी डाउनफॉल के शिकार हुए हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इंटरेस्ट रेट कट होना है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी अगर बढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट कट मुश्किल है। सस्टेन किया जाएगा, रोका जाएगा। GBP रिटेल सेल्स मंथली रिपोर्ट शदीद किस्म की
नेगेटिव रिपोर्ट है जी, नेगेटिव, शदीद एंड लेवल नेगेटिव रिपोर्ट है। तो ये जीबीपी यूरो अच्छे पेयर्स है, इनको मार्क करके रखें। को टेक्निकल एनालिसिस के तहत डायरेक्शन आपको मिल गई है, एंट्री जो है वो टेक्निकल एनालिसिस में कोशिश करें जिस तरफ फंडामेंटल डायरेक्शन दे रहे हैं उस तरफ एंट्री ली जाए, ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। उसके बाद जो यूरो सुमिट है, ये बेसिकली जो यूरोपीय यूनियन है इसके तमाम जो मेंबरान हैं, सरबराहान जो है वो बैठते हैं। तो ये एक कह लें कि इम्पोर्टेंट होगा। इसमें क्या डिस्कस होता है, इकोनॉमिक मायदे होंगे। तो यूरो के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यूरो ये पूरा समझ लें कि गुड है। तो पॉसिबली ये है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। फेड चेयर पावेल स्पीक्स, अब अगेन वही, बट जब ये स्पीच देंगे उससे पहले मे बी मार्केट उससे पहले कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगेन इसको भी सुनेंगे और नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर इसको भी रखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस, सॉरी अगर लंबा हो रहा है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अगर मैं W1 की रिपोर्ट निकालूं आपको, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये प्रॉपर कोई चैनल चैनल नहीं बन रहा, लेकिन मैं आपको इसकी मदद से कोई चीज दिखाना चाहता हूँ, एक चीज ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ। देखें, ये था सेल का मूव। उस सेल के मूव के बाद मार्केट ने एक तगड़ा बाय का मूव दिया, फिर एक तगड़ा सेल का मूव दिया, छोटा बाय का मूव दिया। ठीक है, छोटा बाय का मूव दिया यानी ये लास्ट हाई है और ये फिर हायर हाई है। उसके बाद मार्केट ने हायर लो जो बनाया वो उससे छोटा बनाया, यानी जो रिट्रेसमेंट की मार्केट ने, वो उसका भी लेवल जो है वो स्लो था, थोड़ा था। पहली रिट्रेसमेंट तगड़ी थी, हाई छोटा हो गया, रिट्रेसमेंट छोटी होगी, उसका हाई भी छोटा हो गया। इस हाई से ये वाला हाई लेंथ में छोटा है, ये वाला उससे छोटा है। अब पॉसिबल जो मूव लग रहा है मेरे को वो ये है कि ये जो एरिया है ना, ये वाली जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी ओवरऑल, मैं मंथ का मेरे ख्याल में डाटा एक मिनट कंपाइल करूं। अच्छा, मंथ के अंदर क्या नजर आ रहा है? मंथ में तो आपको पता है ये जो एरिया था ना, ये वाला, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, इसमें कोई शक नहीं। D1 के ऊपर तो ये हो गया ब्रेकआउट, टूट गया, खत्म हो गया। W1 के ऊपर मेरे और D1 के ऊपर ये खत्म हो चुका। मंथ के टाइम के ऊपर इसको ब्रेक नहीं किया क्योंकि ये कैंडल ओपन है, तो ये लेवल कोई भी नहीं देख रहा। इसको भी देखें कि ये कैंडल अगर एफओएमसी में ज़ाहिर है मूव तो होगा, ये तो कैंडल फ्लाई करेगी या डाउन आ जाएगी। अगर ये क्लोजिंग नीचे दे देती है धन, फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर वो सेल वाला सेलर्स के हक में फैसला हो जाएगा अगर क्लोजिंग नीचे होती है। और कोई ना कोई एविडेंस सेल का देख के छोटे टाइम फ्रेम के अंदर सेलिंग सेलर्स जो है वो, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो और इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो ये एरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कैंडल जो है वो ओपन है, तो क्लोज हो सकती है ये डाउन, तो ये भी आपने वॉच करना है। फिर W1 के अंदर आए, तो W1 के अंदर मुझको लग रहा है कि मार्केट हायर लो बनाएगी, बट वो हायर लो इतना ज्यादा नीचे नहीं होगा। ठीक है, वो हायर लो ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर होगा, और ट्रेंड लाइन का जो चैनल था, चैनल का मिड होगा, क्योंकि हम इस वाले एंगल को लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये एरिया बांध रहा है 2000 तकरीबन, ठहरे एक मिनट, सीधी लाइन लगाने दे और छोटा टाइम फ्रेम खोलने दे, समझाता हूँ। ये एरिया गालिबन ये बात है। ठीक है, अगर मार्केट गिरती है तो इस पे आके मार्केट टकराएगी, और ये है 280 समथिंग का लेवल। ठीक है, 280, 285, 275, यानी ये सारा, ये दो लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अगर मार्केट गिरती है, अगर बहुत तेजी से गिरी, ठहरे एक मिनट, बड़े टाइम फ्रेम में खोल लेते हैं। अब अच्छा, ये जो चैनल ड्रॉ किया, ये एक्यूरेट मैं नहीं बता रहा कि चैनल यहाँ तक की मार्केट गिरेगी, वो मैं जरा चाहता हूँ, मैं मिक्स करना शुरू हो गया। ये मैं सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि यार ये देखो, ये मार्केट ने छोटा मूव देना है, अब यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन ऐसा फील होता है कि जो सेल का मूव होगा छोटा होगा, इसके बाद वाला बाय का मूव भी छोटा होगा, बट वो बाय का छोटा मूव भी आपको 2200 को क्रॉस कर सकता है। एंड देन फिर मार्केट का
डाइवर्जेंस दे के रिवर्सल स्टार्ट होगा, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा नजर आ रहा है, मैं साबित कर रहा हूं। मैंने इसका सबूत आपको दिया है स्विंग्स की मदद से। अब इसको करते हैं रिमूव, और इससे भी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो ये एरिया 278, और ये जो सारा एरिया है, ये वाला एरिया गालिबन, ये एरिया, ये जो एरिया है ना, पूरा जोन जो है 200, 2080 से लेके 2065, यानी ये तकरीबन 150 पॉइंट्स का जो एरिया है, ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट गिरती है तो पॉसिबली यहां तक गिरेगी, उसके बाद अगेन एक हाई बनाएगी। तो अगर एक अच्छा एविडेंस मिलता है, और उस हफ्ते, जिस हफ्ते मार्केट इस लेवल पे आती है, क्लोजिंग देती है, कोई फंडामेंटली न्यूज़ बाय वाली मिल जाती है, तो हम एक बाय की ट्रेड नेक्स्ट हाई तक ले सकते हैं। यानी हम हायर हाई पे नहीं बैठते ना, हम, हाँ, हायर हाई पे बैठते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लगा के हायर हाई पे बैठ सकते हैं। लेकिन लास्ट जो रिसेंट हाई है, यहाँ पे तो बैठ सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, वो भी ट्रेलिंग स्टॉप लगा के हम सेफ पोजीशन रख सकते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल होगा, ये जो एरियाज होंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। H4 क्या कह रहा है, अभी हम मजीद इसके एनालिसिस करेंगे और H1 के ऊपर भी देखेंगे। H4 क्या कह रहा है? अच्छा, मार्केट ना मुख्तलिफ डिमांड जो है वो क्रिएट करती रही है। ठीक है, ये एरिया भी एक अच्छी डिमांड साबित हो सकता है, यही 280 वाला। और उसके बाद ये नीचे वाला, ये एरिया भी 260, 65, 50 समथिंग एल्स, बट ये इतना कुछ स्ट्रोंग नहीं है, और इतनी कोई इसने फॉलो नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो एक स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये एक ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है, और ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न भी ये बीरिश ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न लग रहा है। लेकिन हम इसको पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि पैटर्न अगर है भी तो ये इनवैलिड है, क्योंकि टॉप ऑफ द चार्ट वो भी बीरिश बुलिश हो फिर भी समझ आती है, वो भी इनवैलिड होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉप के ऊपर कंटिन्यूशन पैटर्न बनते नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से मार्क करेंगे, इस रेंज को। ये उनके लिए जो इंट्राडे ट्रेडर्स है, इंट्राडे ट्रेडर्स या ओवरऑल जो ट्रेडर्स हैं, ये जो एरिया है, इसको आपने मार्क करना है। अब अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है अपसाइड, अपवर्ड, तो देन भी गेम चेंज हो जाएगी, फिर वो मजीद बाइंग के सीन शुरू हो जाएगा। अगर मजीद मार्केट डाउनवर्ड ब्रेक करती है, तो इंट्राडे ट्रेडर्स को चाहिए कि एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप, टीपी ना लगाएं, ट्रेलिंग स्टॉप लगाएं, ब्रेक इवन लगाएं, मूव करते रहें एसएल को, और आप एक अपॉर्चुनिटी हासिल कर लें, उसको देख लें, उसको सोच लें, समझ लें। ठीक है, इसी तरह सेम एज इट इज इंट्राडे स्विंग ट्रेडर, H1 वाला ट्रेडर, H4 वाला ट्रेडर, सबके लिए सेम एनालिसिस है कि मार्केट बेशक इस तरीके का बिहेवियर दिखा रही है। ठीक है, इसके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट वो बहुत छोटी आपको ट्रेड मिलेगी। यानी कि ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, तो आपको 70 से लेके 90 तक 150 पॉइंट्स की ट्रेड वहां ऊपर तक मिल जाएगी, मिल सकती है इसके अंदर भी। बट आई विल रिकमेंड यू कि इसके अंदर ट्रेड मत लें, इसके ब्रेकआउट का वेट करें, या अपसाइड या डाउनवर्ड। अब ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी है, ये मेरे ख्याल में जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी ये एनालिसिस ज्यादा बेहतर है कि इंट्राडे वाले इस कैटेगरी को, इस चीज को ब्रेकआउट के ऊपर, क्योंकि मार्केट के जब स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता है, वो जरूरी है। ये मैं जरा थोड़ा नीचे आ गया हूँ ताकि थोड़ा इंट्री शिंट्री भी पता चल जाए। इससे पहले तो हम लॉन्ग टर्म सोच रहे थे, अभी मैंने अपना जो पॉइंट है ना, थोड़ा नीचे आने वाले का और ज्यादा ऊपर जाने, थोड़ा ऊपर जाने वाला का, उस पॉइंट को मैंने मजीद मजीद उसमें कुछ दलीलें देनी है। अभी तो मैंने एक दी कि ये देखो स्विंग ज्यादा बढ़ गया। अभी मैं बाय यूजिंग वॉल्यूम भी देखूंगा कि क्या मेरा पॉइंट ठीक है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ कि मार्केट में सेल का वॉल्यूम उतना नहीं होगा, आएगी जरूर, लेकिन थोड़ी नीचे आएगी। और वो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पॉइंट तक आ सकती है, बट थोड़ा नीचे आएगी, उस हद तक नीचे नहीं जाएगी जिस हद तक बाय गई, यानी रिट्रेसमेंट करेगी, हायर लो बनाएगी। तो इस ये जो एरिया है, इसको ट्रेड अंदर भी इसके किया जा सकता है, बट अंदर मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। आई विल रिकमेंड यू कि ब्रेकआउट को, जिसको ब्रेकआउट कहते हैं ना तसल्ली से, उसको ट्रेड करें विद हेल्दी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाएं ट्रेडिंग में, और टीपी ना लगाएं।
टेक प्रॉफिट ना लगाया करें, ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल किया करें, अपने एसएल को साथ साथ मूव करते रहा करें आगे 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 आगे। उससे ज्यादा आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे, और एक ट्रेड शायद आपको, आपकी 10 ट्रेड्स का अगर एसएल हुआ तो एक ट्रेड शायद आपकी उतनी टीपी दे जाए गोल्ड के अंदर। तो ये सेटअप है। इसके अलावा मैं मार्केट में कोई इस तरह की चीज नहीं देख रहा। M30 H1 H4 में ये सेम सेटअप है। अब मैंने जो बात की, उसके लिए मैं वॉल्यूम इंडिकेटर को भी इस्तेमाल करूंगा। वॉल्यूम इंडिकेटर को, वॉल्यूम अब एक उस टाइप का टिपिकल इंडिकेटर नहीं है जिस टाइप का नॉर्मली इंडिकेटर्स होते हैं, उस टाइप का इंडिकेटर नहीं है। ये आपको भी पता है। वॉल्यूम हमें एक डाटा देता है कि यार ये डाटा है। अब वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम के अंदर जो डाटा था वो एक बुलिश डाटा था, ठीक है, एक बाय का डाटा था। इससे पहले भी इस जगह पे बाय का डाटा आया, उसके बाद मजीद मार्केट बाय गई। ठहरे एक मिनट, पेयर चेंज हो गया। अच्छा, अच्छा, इससे पहले भी एक एक बुलिश डाटा आया था, उसके बाद मार्केट ने बाय मूव दिया था। बिरिश डाटा आया था, मार्केट ने सेल मूव दिया था, छोटा ही दिया था लेकिन मूव दिया था। अब वॉल्यूम जो है ना बड़ा, यानी कि जो सर निकालता है अपना, थोड़ा सा, मैं इसको भी देख रहा था। अब सर निकालता है मार्केट के ऊपर, थोड़ा ऊपर जाएगा। अब बच्चों, अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको इससे ऊपर कोई बड़ा वॉल्यूम या एक नोटेबल वॉल्यूम आपको नजर नहीं आ रहा। सेल का तो बिल्कुल डाउन है, सेल का भी इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं आ रहा, बल्कि बाय वॉल्यूम सेल को क्रॉस नहीं करने दे रहा। सो अगेन, वॉल्यूम नहीं है, लिक्विडिटी नहीं, वॉलेटिलिटी नहीं है, देन अगेन मेरा पॉइंट साबित होता है कि सेल मूव हो सकता है, रिट्रेसमेंट हो सकती है, मार्केट नीचे आ सकती है, बट उतने जोर से नीचे नहीं आ सकती। बट ये मैं जो डाटा अवेलेबल है उसको रीड करके बता रहा हूँ। एफओएमसी में हो सकता है, एफओएमसी वाले कहते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट हम बढ़ा रहे हैं, कट नहीं कर रहे, फिर ऐसी की तैसी टेक्निकल्स की भी। ठीक है, ये तो हम जो डाटा है जो कि एक्यूरेट होगा, बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बड़ी अच्छी तरीके से काम करती है, बट ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो मैंने अपने पॉइंट को कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगी, ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी, थोड़ा ऊपर उस तरीके से हाई नहीं बनाएगी, हाई बनाएगी, लेकिन वो बात की बात है। पहला पॉइंट है कि थोड़ा नीचे आना, तो उसका एक एग्जांपल मैंने पहले दी, दूसरी एग्जांपल मैं आपके वॉल्यूम की दी। अच्छा, इसको मैं फाइबो भी लगा लेते हैं, मुझे लास्ट टाइम भी को तकरीबन 10-12 कमेंट्स मैंने पढ़े। इसको भी लगाएंगे, बहुत इजी है, मैं इसको नॉर्मली यूज नहीं करता। ये वॉल्यूम, अच्छा, उससे पहले आरएसआई को भी एक बार देख लेते हैं। लेकिन आरएसआई को देखने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कोई इस तरह की कोई सेटअप नहीं है। तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये है कि थोड़ा सेटअप मिल जाएगा, कुछ ना कुछ। ये मैंने खैर देखा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट साबित नहीं होगा ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है हमारे लिए। अगेन आरएसआई में कुछ भी नहीं है, कोई डाइवर्जेंस एडजस्ट होती तो रिवर्सल का कोई चांस था, कुछ भी नहीं, सेटअप भी नहीं। तो अगेन मेरा पॉइंट थोड़ा सा आप समझे होंगे। फाइबो, फाइबो के लिए हम लास्ट जो इम्पल्सिव मूव है उसको मार्क कर लेंगे। जो रिसेंट हमारा इम्पल्सिव मूव होगा उसको हम मार्क कर लेंगे। रिट्रेसमेंट, अब हमारा लास्ट जो इम्पल्सिव मूव था वो इस पॉइंट से यहाँ तक था। ठीक है, इसको फिर हम मेरी राइट साइड और आपकी शायद लेफ्ट साइड पे तक वाइड कर देंगे ये पॉइंट। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये भी मेरा पॉइंट साबित करेगा। मेरा जो पॉइंट है, मैं दलील से मैंने बात की, तो ये मेरा पॉइंट साबित कर सकता है। अगेन देखो, इसकी जो गोल्डन रेशियोज हैं वो दो होती हैं, और हो सकती हैं, बट वट एवर। ये जो एरिया था ना, ये ये एरिया, ठीक है, और मैंने ये एरिया बोला था कि ये दो लेवल्स के दरमियान मार्केट एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना सकती है। अगेन मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, नेक्स्ट उसका टारगेट, यानी ये समझ लेंगे जो फाइव है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ही है। ये सपोर्ट होगी, अगर ये ब्रेक होती है तो फिर नीचे वाली सपोर्ट कहलाएगी, और ये 0.50 और 61 वाला जो लेवल है, ये एक अच्छा लेवल माना जाता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला।
अब इसके ऊपर जब हम गुफ्तगू करें तो ये या तो ये वाला एरिया बंद है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत अगर हम इसको फाइबर को ऊपर नीचे करेंगे तो ऑलमोस्ट ये जो विक वाला एरिया है इसी को मार्केट सपोर्ट बना रही है ऑलमोस्ट, ये जो जोन है। और अगर नीचे वाली जोन को देखा जाए तो नीचे वाला लेवल है। तो मेन बात ये है कि ये एरिया जो कि ये बन रहा है, और फिर ये एरिया जो कि ये वाला बन रहा है, अप्रोक्सीमेटली इस एरिया और इस एरिया के दरमियान में हमें कहीं से बाइंग मिलेगी। ठीक है। अब ऊपर वाले एरिया भी हो सकता है जो कि समथिंग 80 समथिंग का है। डाउनवर्ड एरिया भी हमारा हो सकता है। ठीक है। डाउनवर्ड वाला एरिया भी हमारा हो सकता है। अच्छा, अब प्रॉपर मैं टूल की मदद से इसको जरा मार्क करते हैं, प्रॉपर एक्यूरेसी आए जरा। ये एरिया एक बन रहा है, इसमें फाइबर भी हमारी बात। अच्छा, मैं अपना पॉइंट पे भी आता हूँ। ये तो वो पॉइंट है जहां पे मार्केट रुक सकती है, ये पूरा एक जोन है जिसके अंदर मार्केट ने रुक सकता है। फाइबर भी यही जोन दे रहा है। ओवरऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो रूल है वो भी अप्रोक्सीमेटली ये वाला जोन दे रहा है, यानी बाइंग इसके अंदर से एक एविडेंस देख के की जा सकती है यहाँ पे। अब इसको चार्ट को मजीद थोड़ा सा रिमूव, सारी चीजें रिमूव कर देते हैं। ये सारा एरिया आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मेरा पॉइंट अगेन वैलिड साबित होता है। अगर मार्केट यहां तक भी आती है तो ये जिस तरह बाइंग हुई है ओवरऑल भी देखी जाए उस तरह मार्केट नीचे नहीं आएगी, बल्कि हायर लो बनाएगी, और हायर लो भी छोटा होगा, बहुत बड़ा लेवल का हायर लो नहीं होगा, थोड़े साइज का हायर लो होगा। अब वो जो चैनल था वो अब बता रहा था कि हायर लो थोड़ा होगा, कितना होगा वो ये नहीं बता रहा था, थोड़ा। ओवरऑल ऐसा लगता है कि सेलिंग थोड़ी होगी, उसके बाद फिर थोड़ी बाइंग होगी, और अगेन उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म रिवर्सल का फैसला होगा कि गोल्ड ने रिवर्स होना है। बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट रिवर्सल जब भी होगा उसके बाद हम बाइंग के ऊपर फोकस करेंगे, बाय करेंगे इसको। नीचे से जितना हो सकता है, नीचे से डाउन साइड से कोई टेक्निकल्स देख के, फंडामेंटल्स देख के, ओवरऑल चीजें देख के बाइंग के ऊपर जाएंगे, क्योंकि रेट कट अगर अब नहीं होते, इन फ्यूचर होंगे। इंटरेस्ट रेट काफी इन्होंने अपने अकॉर्डिंग हाई किया हुआ है, इतना नॉर्मली नहीं होता। अब यूरोप के काफी ममालिक के अंदर माइनस, जैसे आप जेपीवाई का देख रहे हैं -10 है, तो काफी ममालिक के अंदर -50 भी हो, मैंने पढ़ा था। और कुछ एक पे हैं, एक 75 के ऊपर हैं, जैसे सीएचएफ का भी हमने देखा। तो ये बेसिकली काफी सफर किया इन दो ममालिक ने, कोरोना और इन मामलात और सारा कुछ जंग शंग आपको पता है। तो दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। अच्छा, एक चीज रहती है सॉरी, डिक्सी रह गया। डिक्सी रह गया। डिक्सी जो है वो प्यारे बच्चों रह गया है, उसको थोड़ा सा 1 मिनट में डिस्कस करता हूँ, होप्स हो कि आप बोर नहीं होंगे। डिक्सी कहाँ पे है? डिक्सी खड़ा है गैप के ऊपर। डिक्सी खड़ा है गैप के ऊपर। ठीक है। एक प्रॉपर चैनल को डिक्सी ने किया है ब्रेक, एक प्रॉपर H4 चैनल को। और अब डिक्सी खड़ा है इस गैप के अंदर। गैप जो है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जो गैप्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया भी कंसीडर किया जाता है कि मार्केट उसको फिल करके नीचे आएगी। एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया भी कंसीडर किया जाता है। अब अगर तो मार्केट, क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग भी मार्केट ने लगा दिया, बट अगेन वो एफएमसी की प्रोजेक्शन वगैरह इंपॉर्टेंट है, तो कोर जो डीएक्सी है वो बाइंग की तरफ जा सकता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक 104 895। लेकिन ये सारे फैसले होंगे वो जो एफओएमसी फेडरल फंड्स रेट के बाद। ये तो टेक्निकल्स में हमने अपना बेस्ट लगा दिया, दे दिया सारा कुछ। ये ट्रेंड लाइन शायद खुद सीधी कर लेना यार, ये मैं जरा हमेशा से रफ वर्क किसी तरह ही करता हूँ कि बस यार ये चीज बाहर समझ आ जाए। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर मुलाकात होगी। एनालिसिस अच्छे लगे तो रिस्पॉन्स दीजिएगा, कुछ और ऐड करवाना है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।